माय ट्यूशंस, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोग कमेंट कर रहे थे सर BHDC 131 का और एक वीडियो लेके आइए फिर सर और एक कोई पार्ट्स करवा दीजिए, प्रीवियस क्वेश्चन करवा दीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको जो भी अभी करवाया था BHDC 131 का कंप्लीट वीडियो, उनमें जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे मैंने सभी ले लिया और इसीलिए मुझे कोई भी ज़रूरत नहीं था कि कोई PYQ मुझे सॉल्व करवा के अलग से करवाना था। ऐसा कुछ भी नहीं, मैंने सारा उसमें ले लिया मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपके एग्ज़ाम में वहीं से देखेंगे। सो डरने की कोई बात नहीं। फिर भी रिक्वेस्ट कर रहे थे तो देखिए, अब एक काम आप कर सकते हो, आपने जो असाइनमेंट सबमिट किया था BHDC 131 का, जिसका टाइटल है हिंदी साहित्य का इतिहास। तो आपने जो असाइनमेंट सबमिट किया था 25-26 के लिए, जो भी, जैसे मान लो आपका ये असाइनमेंट था, देख लो, आप लोग समझ गए होंगे, पहचान गए होंगे। आपने ये सबमिट किया, ठीक? ये सबमिट किया, आपने जो असाइनमेंट सबमिट किया उसी को एक बार अच्छा से रिवाइज कर लोगे तो आपका और भी बेटर होगा। एक यही करना है, उसको एक बार जस्ट जस्ट उसके बाद जो मैंने अभी करवाया था, जिस डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है वीडियो का, आप लोग वीडियो डिस्क्रिप्शन के माध्यम से इस वीडियो के बाद देख लेना। सो देखिए, चलिए हम लोग अब इसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं, जितने भी क्वेश्चन आंसर है। क्वेश्चन है, आप लोग कहाँ से PDF परचेज किए थे, नहीं किए थे असाइनमेंट के, बट मैंने जो बनाया था वो एग्जाम पर्पस के लिए भी बनाया था, क्योंकि बहुत इजी लैंग्वेज मैंने लिया था। सो चलिए हम लोग एक बार समझते हैं, ठीक? समझने से पहले देखो, एक बार थोड़ा सा डिस्कस यहाँ पर ये करें, हिंदी साहित्य का इतिहास। तो मतलब कि हिंदी जो आया, हिंदी साहित्य मतलब हिंदी में पढ़ना लिखना, हिंदी का जो भी ज्ञान आया, उसका क्या इतिहास है, उसके उसी के इतिहास के अकॉर्डिंग। तो हिंदी का जो इतिहास आप लोगों को पता है ना, ये खंड वाइज बांटा गया था, अलग अलग खंडों में, ठीक? अलग अलग खंड में अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग चीज आया, अलग अलग शिक्षा आया ना, अलग अलग काल में अलग अलग। तो ये मैंने बहुत अच्छा से कपड़ा करवाया है, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है वहाँ पे आप लोग जाके देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग केवल ये यहाँ पे असाइनमेंट का जितने भी क्वेश्चन आंसर है उन्हें देखेंगे। पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने स्टूडेंट्स, 10 नंबर का असाइनमेंट में, हिंदी साहित्य के काल विभाजन। तो हिंदी साहित्य जो है उनका मतलब हिंदी जो शिक्षा आया दुनिया में, ठीक है, तो उनका क्या है, उनका कब 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 कौन सा शिक्षा कैसे आया, उनका नामकरण, इन सब पर विचार करना है। 10 नंबर आपको यहाँ पर दिए जा रहे हैं। सो उसके बाद आपका यहाँ पर है 1, 2, 3, तीनों पर टिप्पणी करना है, 15 मार्क्स यहाँ पर है। चलिए सभी को एक बार देखते हैं एक एक करके। यही कोई प्रश्न है आपके सामने, हिंदी साहित्य के काल विभाजन और नामकरण पर विचार कीजिए। समझिए, हिंदी साहित्य का काल विभाजन उसके ऐतिहासिक विकास, प्रमुख प्रवृत्तियों, भाषा शैली तथा प्रतिनिधि रचनाकारों के आधार पर किया गया था। साहित्य निरंतर प्रवाहित धारा है। साहित्य क्या है, मतलब प्रवाहित धारा है, इसका मतलब समझते हो, मतलब समय के साथ साथ वो आगे बढ़ते गया, सुधार होते गया, ठीक? फिर भी अध्ययन और विश्लेषण की सुविधा के लिए विद्वानों ने इसे विभिन्न कालों में बांटा, अलग अलग कालों में से बांटा, यानी कि ये जो हिंदी साहित्य को अलग अलग टाइम में बांटा कि भाई इस समय ये इस चीज का शिक्षा आया था, इस समय ये साहित्य का ये हुआ था, ऐसे। तो साहित्य में भाई वही ना, पढ़ने लिखने वाला जितने भी चीजें होता है। तो हिंदी साहित्य के काल विभाजन का सर्वाधिक प्रचलित स्वरूप आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा प्रस्तुत किया गया। क्या कहा कि जो काल विभाजन का जो स्वरूप है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये प्रस्तुत किया। उन्होंने हिंदी साहित्य को 4 प्रमुख कालों में बांटा। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या किया, हिंदी साहित्य को 4 प्रमुख कालों में बांटा। कौन कौन? आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। इसको बहुत अच्छा से मैंने वहां करवाया था। तो चलिए देखते हैं, आदिकाल जो है पहला, इसको 1000 से लेके 1375 ईस्वी तक का टाइम पीरियड कहा जाता है, ठीक है? तो इस समय क्या हुआ, आदिकाल को वीर गाथा काल भी कहते हैं। आदिकाल को कौन सा काल? वीर गाथा काल कहते हैं, ठीक है? इस काल में वीर रस प्रधान रचनाएं लिखी गई और राजाओं और वीरों की प्रशंसा तथा युद्ध वर्णन की इसकी विशेषता है। तो इस समय जो भी कविताएं, कहानी, जो भी कुछ भी बनते थे ना, कोई भी साहित्य बनाए जाते थे, उनमें राजाओं के, जो वीर राजा होते थे ना, प्रशंसा करते थे उनके बारे में, उनका युद्ध के बारे में कि वो युद्ध ऐसे लड़ते थे, ठीक? तो इसमें तारीफ के तौर पर बहुत अच्छे से साहित्य लिखी जाती थी, है ना, एक प्रेरणादायक। चंद बरदाई की पृथ्वीराज रासो इस काल की प्रसिद्ध क्या है, कृति है, ठीक? और
भाषा प्राचीन अपभ्रंश एवं प्रारंभिक हिंदी रूप में यहाँ पे मिलती है। इस समय अपभ्रंश और प्रारंभिक हिंदी का भाषा यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक। उसके बाद आपका आता है भक्ति काल। तो भक्ति काल की बात करें तो ये 1375 से लेके 1700 तक का ये काल विभाजन है। ठीक है, ये एक स्वर्ण युग माना जाता है। हिंदी साहित्य का क्या माना जाता है? 1375 से लेकर 1700 स्वर्ण युग माना जाता है। इस समय भक्ति भावना प्रमुख थी। इसे दो शाखाओं में बांटा गया था, है ना। भक्ति काल में दो तरह के भक्ति होते थे, निर्गुण भक्ति, दूसरा सगुण भक्ति। तो निर्गुण भक्ति में ऐसे भक्ति होता था जहाँ पे ईश्वर का कोई रूप नहीं होता था, है ना। कबीर, रैदास और दादू ने ईश्वर के कोई रूप, ये नहीं सिर्फ ईमानदारी, है ना, सही रास्ते पे चलना और खुद पर विश्वास करना, आत्मा में ईश्वर होते हैं, इन्होंने ये कहा। ईश्वर कोई अलग से नहीं होता, ईश्वर का कोई रूप नहीं होता, ईश्वर निराकार होता है, वो कभी जन्म ना लेता ना कभी मरता है, ये निर्गुण भक्ति के द्वारा कहा जाता है। ठीक, तो इनके जो कवि है कबीरदास, है ना, रैदास और दादू। सगुण भक्ति की बात करें तो सगुण भक्ति में कौन सा भक्ति होता है? जिसमें ईश्वर का रूप होता है। ठीक है, जैसे कि राम, विष्णु, शिव, है ना, दुर्गा, काली। तो इस तरह से ईश्वर का यहाँ रूप होता है। यहाँ पे तुलसीदास, सगुन भक्ति के जो कवि तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, ये सगुन भक्ति के कवि हैं। इस काल में सामाजिक समरसता, ईश्वर प्रेम और भक्ति भावना का उत्कर्ष हुआ। ओके। दूसरा आता है रीतिकाल। रीतिकाल में रीतिकाल की बात करें तो ये 1700 से 1900 ईस्वी तक माना जाता है। ठीक है, तो ये 1700 से लेकर 1900 ईस्वी तक माना गया। इसमें क्या हुआ? इस काल में श्रृंगार रस और अलंकारों की प्रधानता रही। काव्य शास्त्र, नायिका भेद और रस वर्णन इसका मुख्य आधार था। इसमें बिहारी, केशवदास, पद्माकर आदि प्रमुख क्या थे? कवि थे। इसे अलंकारिक युग भी कहा जाता है। रीतिकाल को अलंकारिक युग भी कहा जाता है क्योंकि इसमें अलंकार का भी प्रयोग किया गया था। और इसमें जितने भी कविताएं, कहानी सब बनाए जाते थे ना, तो इस समय जो भी निबंध उबंध कुछ भी बनते थे, तो उसमें ना एक सही तरीके से एक सही सेटअप, तो रीति काल में एक नियम के अकॉर्डिंग बनाए जाते थे कि भाई इसमें ऐसे होना चाहिए, है ना, ये जरूरी है, इसको ऐसे लिखा जाना चाहिए ताकि पढ़ने वाले को अच्छा और पाठक को मजा आए। इस तरह से रीति काल में ना, इसमें थोड़ा थोड़ा सॉरी, इस समय ना हिंदी ग्रामर का ध्यान रखा गया था। ठीक है, और आगे है आधुनिक काल। तो आधुनिक काल जो है वो अभी से, आधुनिक काल 1900 ईस्वी से लेके वर्तमान तक का टाइम पीरियड को माना जाता है। ठीक, इस काल में राष्ट्रीय चेतना, सामाजिक सुधार, यथार्थवाद और नई साहित्यिक विधाओं का विकास हुआ। भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद निराला आदि प्रमुख साहित्यकार इस समय रहे। आधुनिक काल को भी भारतेंदु युग या द्विवेदी युग और छायावादी युग, प्रगतिवाद युग, इसमें इस तरह से बांटा गया है आधुनिक काल को भी। ठीक है, अलग अलग युग में बांटा गया है। अब नामकरण और विचार, कालों के नाम उनकी प्रमुख प्रवृत्तियों के आधार पर रखे गए हैं। जैसे कि वीरता के कारण वीर गाथा काल रखा गया, भक्ति की प्रधानता के कारण भक्ति काल, अलंकारिक प्रवृत्ति कारण रीति काल। ठीक है, हालांकि कुछ विद्वानों का मत है कि यह विभाजन पूर्णतः वैज्ञानिक नहीं है, क्योंकि एक विद्वानों का मत है कि यह विभाजन पूर्णतः वैज्ञानिक नहीं है। क्या है ना, क्योंकि यह जो काल है दूसरों काल में भी होते हैं, मतलब अलग अलग टाइम में अलग अलग जो महापुरुष है उसके अकॉर्डिंग इसका नाम रखा जाने लगा। ठीक है, बाकी निष्कर्ष से आप लोग पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 में अलग अलग क्वेश्चन थे। तो पहला था यहाँ पे टिप्पणी करने के लिए कहा गया था, तो सिद्ध काव्य पर हम लोग टिप्पणी करते हैं। तो सिद्ध काव्य क्या है? चलिए, सिद्ध काव्य हिंदी साहित्य की प्रारंभिक धारा मानी जाती है। यह 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच सिद्ध काव्य विकसित हुई और इसके रचनाकार सिद्ध कहलाते थे, जो बौद्ध धर्म, ठीक है, बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से जुड़े थे। प्रमुख सिद्ध कवियों में सहरपा, ठीक है, सरहपा, लुइपा, कन्हपा आदि के नाम उल्लेखनीय है। सिद्ध काव्य की भाषा सरल लोक भाषा के निकट और प्रतीकात्मक होती थी। इसमें आध्यात्मिक अनुभव, रहस्यवाद और योग साधना का वर्णन मिलता है। यह काव्य सामाजिक रूढ़ियों और पाखंड का विरोध करता है। सिद्ध कवियों ने बाह्य आडंबरों की अपेक्षा आंतरिक साधना पर बल दिया। दूसरा था रीति इतर काव्य। तो रीति इतर काव्य रीति काल के समानांतर विकसित यह काव्य है।
इसमें श्रृंगार और अलंकारों की बजाय अन्य विषयों को महत्व दिया गया। इसमें भक्ति, नीति, वीरता और सामाजिक विषयों का वर्णन मिलता है। रीतिकाल में जहाँ अधिकांश कवि नवीन नायिका भेद और श्रृंगार तक सीमित थे, वहीं इतर कवियों ने जीवन के व्यापक पक्षों को प्रस्तुत किया और इस धारा में भूषण जैसे कवियों ने वीर रस को प्रमुखता दी। यह काव्य रीतिकाल की एकाग्र प्रवृत्ति के विरुद्ध संतुलन प्रस्तुत करता है। ठीक है। अगला है सूफी काव्य। सूफी काव्य मध्यकालीन हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण धारा है। यह सूफी संतों द्वारा रचित काव्य है जिसमें प्रेम को ईश्वर प्राप्ति का माध्यम माना गया है। इसमें लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की अभिव्यक्ति होती है। मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबन मंजन आदि प्रमुख सूफी कवि थे। जायसी की पद्मावत प्रसिद्ध कृति है। सूफी काव्य की भाषा अवधी या फिर हिंदवी रही। इसमें रूपक तथा प्रतीक शैली का प्रयोग हुआ। इसका उद्देश्य प्रेम, भाईचारे और मानवीय एकता का संदेश देना था। चलिए भाग टू अब हम लोग देखते हैं भाग टू का क्वेश्चंस को। भाग टू में पहला प्रश्न है, भक्ति काल के दार्शनिक पृष्ठभूमि की चर्चा कीजिए। देखो यहाँ भक्ति काल के जगह भक्ति हो गया, तो थोड़ा सा मैनेज करना। ठीक है, नीचे मैंने सही किया है। भक्ति काल लगभग 1375 से लेकर 1700 तक माना जाता है। इसमें हिंदी साहित्य का इसका इस समय क्या होगा, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भी माना जाता है ना, भक्ति काल के टाइम। तो इस काल की विशेषता केवल भक्ति की भावना ही नहीं, बल्कि इसकी गहरी दार्शनिक पृष्ठभूमि है। ठीक है, पृष्ठभूमि भी है। भक्तिकालीन साहित्य भारतीय दर्शन, वेदांत, पुराणों, उपनिषदों, बौद्ध जैन विचारधाराओं तथा इस्लामी सूफी मत से प्रभावित था। भक्ति काल की दार्शनिक पृष्ठभूमि को समझने के लिए वेदांत दर्शन का उल्लेख आवश्यक है। आदि शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया, जिसमें ब्रह्म को ही एकमात्र सत्य और जगत को माया कहा गया। इस विचारधारा का प्रभाव निर्गुण संतों पर स्पष्ट दिखाई देता है। कबीर, दादू, रैदास आदि संतों ने ईश्वर को निराकार, निर्गुण और सर्वव्यापी मांगा। मैंने आपको ये सब बताया भी है। उन्होंने मूर्ति पूजा, कर्मकांड और जाति पाति का विरोध किया। दूसरी ओर रामानुजाचार्य के विशिष्टता द्वैव और मध्यवाचार्य के द्वैतवाद ने सगुण भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान किया। सगुण भक्ति में ईश्वर को साकार रूप में क्या किया, स्वीकार किया। तुलसीदास ने राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में प्रस्तुत किया, जबकि सूरदास और मीराबाई ने कृष्ण को प्रेम और माधुर्य प्रतीक रूप में चित्रित किया। इस काल में सूफी मत का भी गहरा प्रभाव था। सूफी संत ईश्वर के प्रेम के माध्यम से प्राप्त करने पर बल देते हैं। प्रेम को ही साधना और साध्य दोनों माना गया। जायसी का पद्मावत, ये भी सूफी काव्य थे। सूफी कवि थे यहाँ पे पद्मावत, जायसी। ठीक है, इन्होंने पद्मावत लिखा। इसमें लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम का चित्रण मिलता है। भक्ति काल की दार्शनिक पृष्ठभूमि सामाजिक परिस्थितियों से भी जुड़ी थी। उस समय समाज में जातिगत भेदभाव, धार्मिक कट्टरता और राजनीतिक अस्थिरता थी। भक्ति आंदोलन ने समानता, प्रेम, भाईचारे और मानवता का क्या दिया, संदेश दिया। अतः स्पष्ट है कि भक्ति काल की दार्शनिक पृष्ठभूमि समन्वयवादी, मानवतावादी और आध्यात्मिक थी। इसने भारतीय समाज को नई दिशा प्रदान की और साहित्य को गहरी वैचारिक शक्ति दी। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, भारतेंदु युग में नाटक विद्या के विकास के बारे में लिखिए। भारतेंदु युग को 1868 से लेकर 1900 तक माना जाता है। इसमें आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रारंभिक युग है। इस काल में हिंदी गद्य का विकास हुआ और नाटक विद्या को नई दिशा मिली। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी नाटक का जनक कहा जाता है। क्योंकि उन्होंने हिंदी नाटक को साहित्यिक और रंगमंची दोनों दृष्टियों से समृद्ध किया। भारतेंदु से पूर्व हिंदी नाटक को तो लिखे जाते थे, परंतु वे अधिकतर संस्कृत नाटकों के अनुवाद या फिर रूपांतर थे। उनमें मौलिकता और समकालीन जीवन की झलक कम थी। भारतेंदु ने अपने नाटकों में सामाजिक, राजनीतिक और राष्ट्रीय समस्या को उठाया। उनका उनका प्रसिद्ध नाटक अंधेर नगरी
तत्कालीन प्रशंसा और भ्रष्ट व्यवस्था पर तीखा व्यंग्य है। भारत दुर्दशा में देश की दयनीय स्थिति और अंग्रेजी शासन की आलोचना की गई। इन नाटकों के माध्यम से उन्होंने राष्ट्रीय चेतना जगाने का प्रयास किया। इस युग में नाटक केवल मनोरंजन का साधन नहीं था रहा, बल्कि समाज सुधार और जन जागरण का माध्यम बना। संवाद शैली सरल और प्रभावशाली थी। मंचीय प्रस्तुति पर भी ध्यान दिया गया। भारतेंदु के साथ साथ बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र आदि लेखकों ने भी नाटक लेखन में योगदान दिया। इस प्रकार भारतेंदु युग में हिंदी नाटक के आधुनिक रूप ग्रहण किया और आगे के विकास की मजबूत नींव पड़ी। क्वेश्चन नंबर 5 में है वल्लभ संप्रदाय तथा राधा वल्लभ संप्रदाय का परिचय दीजिए। भक्ति काल में विभिन्न संप्रदायों का विकास हुआ, जिनमें वल्लभ संप्रदाय और वल्लभ संप्रदाय प्रमुख है। वल्लभ संप्रदाय की बात करें तो वल्लभ संप्रदाय की स्थापना महाप्रभु वल्लभाचार्य 1479 से 1531 ईस्वी, है ना, तो ईस्वी में इसका टाइम पीरियड ये आया था। ठीक, तो वल्लभ संप्रदाय की स्थापना अब हुआ कितना 1479 में और 1531 तक का इसका चला। अब यहाँ पे बात करें कि महाप्रभु वल्लभाचार्य ने क्या किया था, वल्लभ संप्रदाय की स्थापना की थी। ठीक, इसका जो दार्शनिक आधार क्या था, शुद्धेत्ववाद। शुद्धा तो शुद्धाद्वैतवाद था इसका क्या दार्शनिक आधार। इस मत के अनुसार ब्रह्म और जगत में भेद नहीं है, बल्कि जगत ब्रह्म ही क्या कह रहा है कि जगत ब्रह्म का ही क्या है स्वरूप है। इस संप्रदाय में श्री कृष्ण को परम ब्रह्म माना गया है और उनकी बाल एवं किशोर लीलाओं की उपासना की गई। इसे पुष्टि मार्ग भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें भगवान की कृपा को महत्व दिया गया है। ठीक है, या पुष्टि को क्या दिया, महत्व दिया गया है। तो सूरदास, नंददास, कुंभन दास आदि अष्टछाप के कवि इसी परंपरा से जुड़े थे। इनकी रचनाओं में कृष्ण की बाल लीला और वात्सल्य भाव की सुंदर चित्रण मिलता है। राधा वल्लभ संप्रदाय की स्थापना हित हरिवंश ने की और इस संप्रदाय में राधा को सर्वोच्च स्थान दिया गया, जहां कृष्ण भी राधा के अधीन माने जाते हैं। इस संप्रदाय में माधुर्य भाव और प्रेम की प्रधानता है। राधा कृष्ण की लीलाओं का अत्यंत भावुक और काव्यात्मक चित्रण किया गया है। इसकी भाषा ब्रज भाषा रही। दोनों संप्रदायों ने हिंदी भक्ति साहित्य को समृद्ध किया और कृष्ण भक्ति की परंपरा को मजबूत आधार दिया। क्वेश्चन नंबर 6 में है आपका टिप्पणी देने के लिए भारतेंदु युगीन की हिंदी साहित्य। तो चलिए देखते हैं। भारतेंदु युग की को हिंदी साहित्य का क्या नव जागरण काल कहा जाता है ना। इस युग में राष्ट्रीय चेतना, सामाजिक सुधार और आधुनिक विचारधाराओं का उदय हुआ, विकास हुआ। इस समय हिंदी गद्य का व्यापक विकास हुआ, है ना। हिंदी गद्य का क्या हुआ, बहुत अच्छे मात्रा में विकास हुआ। पत्रकारिता, निबंध, नाटक, कहानी और उपन्यास जैसी विद्याएं इसमें विकसित हुई। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने साहित्य को समाज से जोड़ा और उन्होंने बाल विवाह, दहेज प्रथा, अंधविश्वास आदि कुरीतियों का क्या किया, यानी कुरीति बुराइयों, इनका विरोध किया। इस युग की भाषा खड़ी बोली थी, हिंदी थी। साहित्य में देशभक्ति और जागरण की भावना स्पष्ट दिखाई देती है। दूसरा ख नंबर, हिंदी नाटक का विकास। हिंदी नाटक का प्रारंभ संस्कृत नाट्य परंपरा से प्रेरित होकर हुआ, परंतु वास्तविक विकास आधुनिक काल में हुआ। भारतेंदु युग इसकी नींव पड़ी। द्विवेदी युग में नाटक अधिक साहित्यिक और आदर्शवादी बने। जयशंकर प्रसाद ने ऐतिहासिक नाटकों के माध्यम से नाटक को उच्च स्तर पर पहुंचाया। स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी आदि उनकी क्या है, प्रमुख कृतियां हैं। आधुनिक काल में मोहन राकेश, है ना, आषाढ़ का एक दिन इन्होंने ये लिखा था। और धर्मवीर भारती, इसने अंधा युग लिखा। आदि नाटकों ने क्या, देखो ये नाटक है, ये ना, ये सब क्या है, नाटक है। आदि नाटककारों ने यथार्थवादी और मनोवैज्ञानिक नाटकों की क्या की, रचना की। इस प्रकार हिंदी नाटक ने हिंदी नाटक ने समय के साथ सामाजिक, ऐतिहासिक और प्रयोग धर्मी रूपों में निरंतर विकास किया और आज भी यह साहित्य की महत्वपूर्ण विद्या है। क्वेश्चन नंबर आपका भाग 3 में देखिए, द्विवेदी युग में कहानी विद्या में हुए विकास का उल्लेख कीजिए। तो द्विवेदी युग की बात करें
तो द्विवेदी युग 1900 से लेकर 1920 ईस्वी तक माना जाता है, जिसमें हिंदी साहित्य का वह काल है जिसमें भाषा शुद्धि, विचार प्रधानता और नैतिकता पर विशेष बल दिया गया। इस युग का नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा, जिन्होंने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से हिंदी गद्य और साहित्य को नई दिशा दी। द्विवेदी युग में कहानी विद्या का प्रारंभिक और सुव्यवस्थित विकास हुआ। इससे पूर्व हिंदी में कथात्मक साहित्य तो था, परंतु आधुनिक अर्थों में कहानी का रूप स्पष्ट नहीं था। इस काल में कहानी को एक स्वतंत्र साहित्यिक विद्या के रूप में पहचान मिलने लगी। इस युग की कहानियां मुख्यतः नैतिक, उपदेशात्मक और आदर्शवादी थी। इनमें सामाजिक सुधार, शिक्षा, स्त्री उत्थान, स्वदेशी भावना और राष्ट्रीय चेतना जैसे विशेष प्रमुख रहे। भाषा सरल, शुद्ध और सांस्कृतिक निष्ठ खड़ी बोली थी। इस समय कहानियों में कल्पना और की अपेक्षा शिक्षात्मक तत्व अधिक था। पात्र आदर्शवादी होते थे, अतः प्रायः अनैतिक शिक्षा देने वाला होता था। किशोरीलाल गोस्वामी, आचार्य चतुर्सेन, वृंदावन लाल वर्मा आदि लेखकों ने कहानी लेखन में योगदान दिया। यद्यपि इस युग की कहानियां कलात्मक दृष्टि से पूर्ण विकसित नहीं थी, फिर भी उन्होंने आगे चलकर प्रेमचंद युग की यथार्थवादी कहानी के लिए आधार तैयार किया। इस प्रकार आधार क्या किया तैयार किया। इस प्रकार द्विवेदी युग कहानी विद्या के प्रारंभिक निर्माण और दिशा निर्धारण का क्या है महत्वपूर्ण काल है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में है प्रेमचंद युगीन हिंदी निबंधकार की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। देखिए, आपके एग्जाम में प्रेमचंद वाला कोई ना कोई क्वेश्चन हो रहता ही है, तो ध्यान देना, एक भी क्वेश्चन इसका नहीं छूटना चाहिए प्रेमचंद वाला। ठीक, समझिए। प्रेमचंद की बात करें तो इनका टाइम पीरियड देखो, प्रेमचंद युग की बात करें तो 1920 से लेकर 1936 इसका टाइम पीरियड माना जाता है। हिंदी साहित्य में यथार्थवाद और सामाजिक चेतना का युग है ये। इस समय कहानी, उपन्यास और निबंध विद्या में उल्लेखनीय विकास हुआ। प्रेमचंद युगीन निबंधकारों की रचनाओं में सामाजिक समस्याओं, राष्ट्रीय भावना और मानवतावादी की स्पष्ट अभिव्यक्ति मिलती है। इस युग के निबंधकारों की प्रमुख विशेषता क्या है, निम्नलिखित है। क्या? पहला, यथार्थवाद। निबंधों में समाज की वास्तविक समस्याओं का चित्रण हुआ, जैसे कि गरीबी, शोषण, अशिक्षा, स्त्री दशा आदि विषय प्रमुख रहे। राष्ट्रीय चेतना, स्वतंत्रता आंदोलन का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। देशभक्ति और स्वाधीनता की भावना निबंधों में झलकती है। आगे है सामाजिक सुधार की भावना। जाति-पाति, अंधविश्वास और रूढ़ियों का विरोध किया गया। अगला है सरल और प्रभावशाली भाषा। भाषा सहज, प्रवाहमयी और जनसामान्य के निकट थी। मानवतावाद, मनुष्य की पीड़ा और संवेदना को केंद्र में रखा गया। प्रेमचंद स्वयं ही एक सशक्त निबंधकार थे। उनके अतिरिक्त रामचंद्र शुक्ल, महादेवी वर्मा आदि लेखकों ने भी विचारात्मक, भावनात्मक निबंधों की रचना की। इस प्रकार प्रेमचंद युग में निबंध साहित्य समाज और राष्ट्र क्या था, गहराई से जुड़ा हुआ दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 9 में टिप्पणी है, देखिए स्टूडेंट। राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा, ध्यान से समझिए। राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा का विकास आधुनिक काल में विशेष रूप से स्वतंत्र आंदोलन के समय हुआ। इस काव्यधारा में देश प्रेम, राष्ट्रीय गौरव, सांस्कृतिक चेतना और स्वतंत्रता की भावना प्रमुख रही। मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान आदि कवियों ने अपने काव्य में देशभक्ति और सांस्कृतिक मूल्यों का प्रचार किया। भारत भारती जैसी रचनाओं ने जनता में जागरण की क्या की भावना उत्पन्न की। इस धारा का उद्देश्य राष्ट्र की एकता, गौरव, सांस्कृतिक परंपराओं को पुनर्जीवित करना था। 2 नंबर में हिंदी कहानी के आंदोलन। हिंदी कहानी के विकास में विभिन्न आंदोलन का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। प्रेमचंद युगीन यथार्थवादी आंदोलन, समाजी यथार्थ और किसान जीवन का चित्रण। प्रगति आंदोलन 1936 के बाद हुआ, जो वर्ग संघर्ष, शोषण और सामाजिक समाजवादी विचारधारा पर ये आधारित कहानियां थी। अगला नई कहानी आंदोलन 1950 के बाद हुआ, और ये व्यक्ति की आंतरिक पीड़ा, मनोवैज्ञानिक संघर्ष और अस्तित्ववादी चिंतन। मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव इसके प्रमुख लेखक थे। समानांतर और स्त्रीवादी कहानी आंदोलन, दलित, स्त्री और
हाशिए के वर्गों की समस्या को केंद्र में लाया गया। इन आंदोलनों ने हिंदी कहानी को विविधता और गहराई प्रदान की। अगला है आदिकालीन साहित्यिक प्रवृत्तियां। आदिकाल की बात करें तो 1000 से 1375 माना जाता है। हिंदी साहित्य का प्रारंभिक काल यह है, जिसे वीर गाथा काल भी कहा जाता है। इसकी प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्तियां निम्नलिखित है। वीर रस की प्रधानता, युद्ध और वीरता का इसमें वर्णन किया गया जाता है। राजश्रय, राजाओं के कवि जो थे राजाओं के आश्रित थे ना, राजाओं के पास रहते थे, वहीं खाते थे ना, उनका मनमोहन है ना, मनमोह ये करते थे, ठीक है। तो मन को ये करने के लिए, ठीक है, खुश करने के लिए, मन बहलाने के लिए उनके पास रहते थे, उनके प्रशंसा करते थे, ठीक है, कविता है ना, ये सब ना, चुटकुला ये सब करते थे, ठीक। इतिहास और कल्पना का मिश्रण, घटनाओं का वर्णन कल्पना के साथ किया गया। भाषा, अपभ्रंश एवं प्रारंभिक हिंदी का प्रयोग। तो अपभ्रंश पुराना भाषा हिंदी का समझ लो। एंड धार्मिक प्रभाव, जैन और सिद्ध साहित्य का विकास हुआ। इस प्रकार आदिकालीन साहित्य में वीरता, राजनिष्ठा और धार्मिक भावना की प्रमुखता थी। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपका ये कंप्लीट हो गया। यही रिवाइज करवाना था। इनमें से देखिएगा जरूर कुछ ना कुछ 2-3 क्वेश्चंस आपके रहेंगे ही। वैसे मैंने आपको सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर दे दिया, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। कंप्लीट जो उसमें वीडियो दिया गया, जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर सबका आप लोग जाइए, देखिए, समझिए, एंड एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब नोट्स को अभी तक BHDC 131 वाला परचेस नहीं किया, कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। जन्म बोलिए, प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।